11th बी के प्यारे विद्यार्थियों, आपका कक्षा 11 में स्वागत है। आप साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इन सभी विषयों का अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते ही हैं, मैं आपके स्कूल की प्रधानाचार्या आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। 10th में भी मैंने आपको अप्रैल मई में केमिस्ट्री पढ़ाई है और उसमें मैंने विज्ञान और रसायन विज्ञान के इंट्रोडक्शन से ही आपको पढ़ाना शुरू किया था। अब आप 11th में हैं। आपकी इस 11th क्लास में भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे सामने 10th में भी केमिस्ट्री पढ़ी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10th और 12th में ज़मीन आसमान का अंतर है। 10th का सिलेबस बहुत कम है, लेकिन 11-12 का सिलेबस बहुत अधिक है और आपको बहुत डीपली, बहुत वाइडली पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये सुना जा रहा है कि CBSE ने 30% कोर्स कम कर दिया है, लेकिन अभी उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, ना उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोई सूचना आई है हमारे पास कि उन्होंने भी कोर्स कम किया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शायद ये भी 30% कोर्स कम कर देंगे। तो अभी हम जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स आपकी वही है पहले वाली ही, इसमें कोई कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है, केवल 30% कोर्स कम हुआ है। तो जो भी बाज़ार में आपकी बुक्स अवेलेबल हैं NCERT की, केमिस्ट्री के दोनों पार्ट्स आप खरीद लें। सबसे पहले तो आप अपनी बुक और कॉपियाँ खरीदें। NCERT के दोनों पार्ट खरीद लें आप, पार्ट 1, पार्ट 2, और साइड बुक खरीद लें आप एक केमिस्ट्री के लिए। वैसे तो मैं दिनेश प्रकाशन की साइड बुक से पढ़ाती हूँ, लेकिन यदि आपको दिनेश प्रकाशन की साइड बुक मिल जाए तो वो ले लें आप, नहीं तो आप साइंस पब्लिकेशन की साइड बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनके लिए आपको साइड बुक की आवश्यकता पड़ेगी। और आप नोट्स के लिए फिर रजिस्टर बना लें, गत्ते वाला, 2 साइड लाइन वाला। मैंने आपको 10th में बताया था, रजिस्टर आपका इतना मोटा हो जिसमें एक किताब पूरी आ जाए, ठीक है। मतलब आप इस गत्ते वाला ऐसा लाइन वाला रजिस्टर बना लें, 2 साइड लाइन हो जिसमें अच्छा ठीक ठाक सा, जिसमें पूरी बुक आपकी एक बुक पूरी आ जाए। तो जो थ्योरी है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी, नोट्स आपको भेजूँगी, और जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल होते हैं वो भी मैं खुद ही कराऊँगी। तो जो आपकी नोट्स की कॉपी होगी उसमें आप थ्योरी लिखें और जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है वो भी उसी में लिखें। लेकिन आप एक न्यूमेरिकल की कॉपी अलग भी बनाएंगे। 11th में तो मोस्टली चैप्टर न्यूमेरिकल वाले ही हैं। न्यूमेरिकल की कॉपी आप अलग बनाएंगे। उस कॉपी में आप जो अभ्यास के पीछे न्यूमेरिकल दिए रहते हैं उनको आप चैप्टर वाइज करेंगे, क्योंकि यदि आप इसी कॉपी में अभ्यास के भी क्वेश्चन करने लगेंगे तो ये कॉपी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी और इसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप नोट्स की कॉपी अलग रखें और न्यूमेरिकल की कॉपी आप अलग रखें। लेकिन जो टॉपिक वाइज हम आपको न्यूमेरिकल कराते हैं, जैसे चैप्टर के बीच में जो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल आते हैं उसको आप इसी कॉपी में करते रहें, ठीक है। और जो अभ्यास के न्यूमेरिकल हैं उनको आप अलग न्यूमेरिकल वाली कॉपी में करें। तो इस तरह से आप अपनी बुक्स ले लें, अपनी कॉपियाँ बना लें, और साइड बुक ज़रूर ख़रीदें आप एक साइंस पब्लिकेशन की या दिनेश प्रकाशन की साइड बुक ले लें। वैसे दिनेश प्रकाशन की साइड बुक लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री आप जानते हैं रसायन विज्ञान, ये भी विज्ञान की एक शाखा है। और रसायन विज्ञान के जो जनक है वो हैं लेवोसिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवोसिए, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, लेवोसिए को। अब क्योंकि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। वैसे आप सभी जानते हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जान गए होंगे विज्ञान किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जिन्हें साइंस का अर्थ ही नहीं पता होता। देखिए आप क्योंकि आप साइंस स्ट्रीम में आ गए, 10th तक तो सारे बच्चे एक जैसे ही थे। अब कुछ साइंस में चले गए, कुछ आर्ट्स में चले गए, कुछ बच्चे कॉमर्स में चले जाते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं है कॉमर्स। तो साइंस का अर्थ क्या है? हिंदी में साइंस को विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में साइंस कहते हैं SCIENCE,
तो विज्ञान का अर्थ होता है जानना। नो, इंग्लिश में जानने को कहते हैं नो, KNOW। जानने का अर्थ होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानना मीन्स जिज्ञासा। तो विज्ञान का अर्थ होता है जानना, नो, जिज्ञासा, और जिसके अंदर जानने की इच्छा हो, जिसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा हो, यानी कि जो जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं जिज्ञासु। और ये जिज्ञासु होता है वैज्ञानिक, क्योंकि वैज्ञानिक क्या होता है, जिज्ञासु होता है। उसके अंदर हर तथ्य को जानने की इच्छा होती है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कब हुआ, ये कब से चल रहा है। तो विज्ञान मतलब जानना और या जिज्ञासा, और जिसके अंदर जानने की इच्छा हो, जो जानने की इच्छा रखने वाला है, जिज्ञासु, उसे कहते हैं वैज्ञानिक। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आप प्रथम वैज्ञानिक किसे कहेंगे, तो उन्होंने प्रथम वैज्ञानिक कहा कि एक बच्चा प्रथम वैज्ञानिक होता है। छोटा बच्चा वो प्रथम वैज्ञानिक है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी चीज़ को देख कर ही, किसी वस्तु को देख कर ही एकदम ये आएगा कि ये क्या है, ये क्या है। छोटे छोटे बच्चे आपने देखा भी होगा, बोलते हुए जब कुछ देखते हैं तो बात बात में यही कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है। तो एक बच्चा प्रथम वैज्ञानिक होता है। तो विज्ञान मीन्स जिज्ञासा और वैज्ञानिक मीन्स जिज्ञासु। तो हम इस तरह से विज्ञान को डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ साइंस क्या है, किसी भी विषय का क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ का ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी विषय के बारे में हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो, ये क्या है, ये क्यों हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये कब से हो रहा, ये कहाँ हो रहा। तो ये सब जो शब्द हमारे जहन में आते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित माने सिस्टमेटिक, सुसंगठित, जिसे अच्छे से व्यवस्थित किया गया हो, तर्क सम्मत, जो तथ्यों के बारे में तर्क देता हो, तथा क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। देखिए, साइंस के डेफिनेशन में पहला शब्द आता है सुव्यवस्थित माने सिस्टमेटिक। तो जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई भी सिस्टमेटिक ही करनी है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ने लग गए, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये सिक्वेंशियल होता है। मतलब ऐसा नहीं आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ने लगेंगे, पार्ट 1 आपने पढ़ा नहीं और आप पार्ट 8 पढ़ने लग गए, तो आपकी समझ में थोड़ा ही आ जाएगा जब तक आप पार्ट 1 से 7 तक नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक अध्ययन करना होता है। तो सबसे पहला ही शब्द है सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, जिसको सिक्वेंशियल व्यवस्थित किया गया हो, तर्क सम्मत, जो तर्क बताता हो, क्रमबद्ध, एक सीक्वेंस में रखा गया ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, तर्क सम्मत तथा क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये इसको डिफाइन कर सकते हैं विज्ञान को। विज्ञान की मुख्य शाखाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसको कहते हैं, जो आप पढ़ेंगे, जिसमें किसी भी पदार्थ के बाह्य स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। कोई मशीन है, कोई यंत्र है, इन सब का अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। दूसरा रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, इसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान को यूनिवर्सल सब्जेक्ट कहते हैं। यूनिवर्सल सब्जेक्ट, यूनिवर्सल सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान के अंतर्गत उन सभी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिनसे ये ब्रह्मांड बना है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत उन सभी पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिनसे ये ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स बना है। ये यूनिवर्स जिन भी पदार्थों से मिलकर बना है, उन सबका अध्ययन रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इसीलिए रसायन विज्ञान को यूनिवर्सल सब्जेक्ट कहते हैं, सार्वभौमिक विषय। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम सारे पदार्थों का अध्ययन करते हैं, जो भी हमारे चारों ओर हमें दिखाई देते हैं, हम स्वयं भी जिनसे बने हैं। तीसरा है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बायोलॉजी लेंगे। इस एरिया में अधिकांश बच्चे बायोलॉजी लेते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, वो मेहनत उन्हें करनी चाहिए। बायोलॉजी फैजान जी आपको पढ़ा रहे हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो ये जो जीव विज्ञान है, इसमें जीव जंतु वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके 2 शाखाएं, जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं,
जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा भाग है इसका वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। इसमें पेड़ पौधों वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की चौथी शाखा है भूविज्ञान, जियोलॉजी। इसके अंतर्गत भूमि की संरचना, संगठन, इसका अध्ययन किया जाता है। पांचवा है अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का, ग्रहों उपग्रहों का अध्ययन किया जाता है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, लेकिन हमारा मेन टॉपिक, हमारा विषय क्या है? रसायन विज्ञान। अब आप रसायन विज्ञान पे आ जाइए, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। सभी बच्चों को केमिस्ट्री की स्पेलिंग जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि 11th-12th में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें केमिस्ट्री की स्पेलिंग ही याद नहीं होती। CHEMISTRY, केमिस्ट्री। ये तो और भी बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित। केमिस्ट्री जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, और कीमिया का अर्थ होता है लाल मिट्टी। रसायन विज्ञान का जो अधिकतर जो इसके बारे में इसका जो विस्तार हुआ है वो मिस्र में हुआ सबसे पहले। मिस्र, इजिप्ट जिसे कहते हैं। रसायनों का जो रसायनों की जो खोज हुई, रसायन जो बनाए गए, उसमें सबसे पहले जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मिस्र का नाम आता है। तो केमिस्ट्री जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैमी शब्द, कैमी या कीमिया भी कहते हैं, कैमी या कीमिया शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है लाल रंग, लाल रंग की मिट्टी। तो वहाँ पर मिस्र में, इजिप्ट में एक नील नदी है, बहुत प्राचीन, क्योंकि मिस्र की जो सभ्यता है बहुत प्राचीन है। मेसोपोटामिया की जैसे सभ्यता हम कहते हैं, आपने नाम पढ़ा हो, सुना होगा ये। तो जो नील नदी है उसकी मिट्टी का रंग लाल था, तो वहाँ से इसका नाम जो है इस तरह से पड़ा है केमिस्ट्री का, कैमी या कीमिया शब्द से, लाल रंग की मिट्टी। तो ये मैंने थोड़ा इसका अर्थ बताया आपको। तो रसायन विज्ञान की डेफिनेशन क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, उसके संगठन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिनसे वो मिलकर बना है, उसके गुण, बनाने की विधियों तथा उपयोगों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान मीन्स क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की संरचना, उसके संगठन तथा उसके गुण रसायन विज्ञान मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, उसके संगठन, उसके गुण तथा बनाने की विधियों और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। पदार्थ की संरचना, संगठन, उसके गुण, उसके बनाने की विधियों तथा उपयोगों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब रसायन विज्ञान एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप ये देखिए, हमारे हरिद्वार में भी जो इंडस्ट्री है उसमें 90% इंडस्ट्री जो है केमिकल है, केमिस्ट्री पर आधारित हैं। तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान के अत्यधिक विकास को देखते हुए इसे दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है, एक तो शुद्ध रसायन, एक अनुप्रयुक्त रसायन। तो शुद्ध रसायन किसे कहते हैं? प्योर केमिस्ट्री। शुद्ध रसायन की प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। शुद्धतम रूप का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। शुद्ध रसायन में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का, अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो इसकी 5 शाखाएं हैं: अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जैव रसायन और वैश्लेषिक रसायन। तो सबसे पहले आइए आप अकार्बनिक रसायन, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले आप एक बात सुनिए। अब तक मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान में पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और जितने भी पदार्थ हमारे चारों ओर हमें दिखाई देते हैं, जिनसे ये ब्रह्मांड बना है, हम सब बने हैं, हम जिस घर में रह रहे हैं वो बना है, ये सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने हैं। सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है तत्व, तत्वों से मिलकर बने हैं। वैसे तो आप जानते हैं 5 आध्यात्मिक तत्व भी हैं: धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, इनसे हम बने हैं। लेकिन रासायनिक तत्व हैं, अब तक लगभग 118 रासायनिक तत्वों की खोज हो चुकी है। आपकी पीरियोडिक टेबल आपने 10th में देखी होगी, 10th में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इसमें एक अकेला जो कार्बन तत्व है, एक अकेला कार्बन तत्व, एक अकेले कार्बन तत्व के 20 लाख से अधिक यौगिक हैं। 20 लाख, अब तो और पता नहीं कितने होंगे। ये संख्या तो हमें बताई गई थी तब जब हम 9th में आए थे। तो एक अकेले कार्बन के 20 लाख से अधिक यौगिक हैं।
और उसके अलावा जो अन्य तत्व हैं लगभग 117, उनके तत्व, उनके यौगिकों की संख्या 1 लाख भी नहीं है, उनके यौगिक 1 लाख से भी कम है। तो इसलिए क्या किया गया है रसायन विज्ञान में, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की अलग शाखा में करते हैं, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की अलग शाखा में करते हैं, उसे कहते हैं कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन के अलावा जो अन्य सभी तत्व हैं, लगभग 117 तत्व, कार्बन के अंतर्गत अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं, उन सभी का अध्ययन रसायन विज्ञान की अलग शाखा में करते हैं, और उसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक माने जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक मीन्स जिसमें कार्बन ना हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, इसे कहेंगे अकार्बनिक रसायन। अगला है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सब पढ़ेंगे आप 11वीं में भी, अलग अलग पोर्शन। कार्बनिक रसायन, तो कार्बनिक रसायन में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों, इसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन ही आएगा, ये गलत लिखा हुआ, कार्बन ही है ये भी। इसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों आपकी समझ में आ गया होगा। कार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, और अकार्बनिक रसायन में कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो कार्बनिक रसायन है इसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक जो ये शब्द है, ये ऑर्गन से बना, ये किससे बना है, ऑर्गन से। ऑर्गन का अर्थ क्या होता है, अंग। हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, इन्हें इंग्लिश में ऑर्गन कहते हैं। अब ये जो ऑर्गन है, ये जो ऑर्गन है, ये कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। ये ऑर्गन कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं, तो इसलिए ऑर्गन से शब्द बन गया ऑर्गेनिक। ऑर्गन से शब्द बन गया ऑर्गेनिक, यानी कि कार्बनिक यौगिकों से तो बने अंग, यानी कि ऑर्गन, और ऑर्गन से बना ऑर्गेनिक। कार्बनिक यौगिक से बने अंग यानी कि ऑर्गन, और ऑर्गन से बना ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो शब्द है, मतलब ये ऑर्गेनिक जो शब्द है, ये कार्बनिक की अंग्रेजी नहीं है, ये ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गन से आया। ऑर्गन मीन्स अंग, क्योंकि ये ऑर्गन जो है कार्बनिक यौगिकों से बने हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे। तीसरा आता है इसमें भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये जो भौतिक रसायन है, इसमें भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं पर भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण आदि के प्रभावों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आप पढ़ेंगे 11th में यूनिट 6 और 7 और 8, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं, आपके कोर्स में है जो। तो इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं पर भौतिक कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण, सांद्रण का अर्थ होता है पदार्थ की मात्रा आदि के प्रभावों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 है इसमें जैव रसायन, जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब इसका नाम ही है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। ये जो जैव रसायन है, ये जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें, क्योंकि जीव जंतु तथा वनस्पतियों में जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री में किया जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है बायोकेमिस्ट्री का, बहुत सारे बच्चे बायोकेमिस्ट्री में BSc MSc करते हैं। तो इसमें बायोकेमिस्ट्री में इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं तथा जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों में जीव जंतु तथा वनस्पतियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का तथा जंतु एवं वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जीव जंतु तथा वनस्पतियों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो उन सबका अध्ययन करते हैं जैव रसायन में, और जीव जंतु तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले पदार्थों का अध्ययन भी इसी में करते हैं। इसके बाद अगला आता है वैश्लेषिक रसायन। वैश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये मापतोल का विज्ञान है। इसमें रासायनिक पदार्थों का जो मापतोल की जाती है, उनकी क्वांटिटी ज्ञात की जाती है, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। यूनिट 12 में पढ़ेंगे आप इसको। तो ये विश्लेषिक रसायन है, विश्लेषिक रसायन।
विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। विश्लेषिक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों के आधार पर उनकी पहचान तथा उनकी मात्रा, मात्रा माने यहाँ हिंदी की मात्रा नहीं है, मात्रा का अर्थ है यहाँ क्वांटिटी, मात्रा का अर्थ है यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी, मात्रा का अर्थ है यहाँ पर क्वांटिटी, पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों के आधार पर उनकी पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, इसे विश्लेषिक रसायन कहते हैं। तो ये शुद्ध रसायन की शाखाएं हैं पांचों। शुद्ध रसायन में रसायन विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अब दूसरा आता है इसमें सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है इसमें, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड था। तो ये सेकंड पार्ट है यहाँ पर, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है अनुप्रयुक्त रसायन, व्यावहारिक रसायन, अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब जो हमारे व्यवहार में जिसका यूज है, प्रैक्टिकली जो हमारे दैनिक जीवन में जिसका यूज है, उसे कहेंगे अनुप्रयुक्त या व्यावहारिक रसायन, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसकी भी कई सारी शाखाएं हैं, जैसे आप देख लीजिए, पहला औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रसायन विज्ञान पर डिपेंड करती हैं, इतने ही हैं जो पेंट वगैरह बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रसायन विज्ञान की देन है। दूसरा कृषि रसायन, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, आप जानते हैं जो कृषि होती है, खेती, उसमें जो बहुत सारी दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। मृदा रसायन, सोयल केमिस्ट्री, मिट्टी की संरचना का अध्ययन करना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना, ये सब भी, इसमें भी केमिकल्स का यूज होता है, रसायन विज्ञान की देन है। जो खनिज रसायन, मिनरल केमिस्ट्री कहते हैं इसको, विभिन्न प्रकार के खनिजों का अध्ययन किया जाता है, उनकी खोज की जाती है, उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे खनिज अम्ल है, गंधक का अम्ल, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब रसायन विज्ञान की देन है। अगला है खाद्य रसायन, फूड केमिस्ट्री, विभिन्न प्रकार के जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम पीते हैं, इनमें भी विभिन्न प्रकार के केमिकल यूज़ होते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं आजकल, प्रिजर्वेटिव, जूस वगैरह पीते हैं, ये सब इसमें सब में केमिकल यूज़ होते हैं, फूड केमिस्ट्री में आता है। अगला है युद्ध रसायन, वार केमिस्ट्री। आप जानते हैं युद्ध में जो विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ यूज़ होते हैं, डायनामाइट वगैरह जो यूज़ होते हैं, ये सब रसायन विज्ञान के देन है। अगला है अपराध केमिस्ट्री, क्राइम केमिस्ट्री, अपराधी को पकड़ने में भी रसायन विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग, ये जो हैं, ये सब रसायन विज्ञान की देन है। औषधि रसायन, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं एलोपैथिक, सब रसायन विज्ञान की देन है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है एक मेडिसिन का। ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा अप्लाइड भी है और बहुत पैसे वाला क्षेत्र भी है। अगर आप मान लीजिए केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं, मेडिसिन में पीएचडी करते हैं, और आप कुछ, या आप केमिकल इंजीनियर बनते हैं, मेडिसिन में जाते हैं आप, या आप बी फार्मा, एम फार्मा करते हैं, तो इस क्षेत्र में बहुत पैसा भी है और बहुत ज़्यादा अप्लाइड भी है ये क्षेत्र, और उसमें नौकरियां भी बहुत ज़्यादा हैं औषधि रसायन में, क्योंकि बहुत सारी फार्मा कंपनियां तो यहीं लगी हुई हैं हरिद्वार में, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बहुत पैसा देती हैं ये कंपनियां, क्योंकि दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं आजकल के टाइम में। तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा अप्लाइड है। अगला अंतरिक्ष रसायन, स्पेस केमिस्ट्री। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के जो रॉकेट वगैरह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, उनमें जो ईंधन यूज होता है वो सब भी रसायन ही होते हैं, केमिकल होते हैं। नाभिकीय रसायन, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है केमिस्ट्री का, अब तो इसके चैप्टर हटा दिए कोर्स में से। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, ये परमाणु बम, हाइड्रोजन बम सब इसी की देन है। तो ये मैंने आपको केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ाया। इसके बाद आप इसमें क्या पढ़ेंगे, अब आपको, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री को आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपको तत्वों के प्रतीक पता हों, अणु पता हों, आयन पता हों, और आपको रासायनिक यौगिक सूत्र पता हों। क्योंकि अगर आपको तत्वों के प्रतीक ही नहीं पता, तो ना तो आपको कोई केमिस्ट्री पढ़ा सकता, ना आप पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप तत्वों के प्रतीक अच्छे से उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे अपनी कॉपी में लिख करके। तो देखिए अब आगे आप इसमें
देखिए, अगला टॉपिक ये है तत्वों के प्रतीक। प्रतीक किसे कहते हैं? तत्व के बारे में तो आप जानते ही होंगे। पदार्थ का वह अति शुद्धतम रूप जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रतीक तत्व का मतलब क्या होता है? पदार्थ का वह अति शुद्धतम रूप जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अन्य तत्वों के परमाणुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है। मान लो एक तत्व है कार्बन, आप उसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज कर सकते हैं तो केवल नाभिकीय रिएक्शन के द्वारा कर सकते हैं। किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आप उसको अन्य तत्वों के परमाणु में विभाजित नहीं कर सकते, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, ये अब कक्षा 9 की बात हो गई। तो तत्वों के प्रतीक हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये प्रतीक हैं। इन सबको आप सभी समझ करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। स्टार्टिंग में आप इसमें एक काम करेंगे, आप अपनी 10th की केमिस्ट्री की बुक उठाएंगे। आपकी जो 10th की केमिस्ट्री की बुक है उसमें जो पीरियोडिक टेबल बनी है, 10th की केमिस्ट्री की बुक में जो ये पीरियोडिक टेबल बनी है, इस पीरियोडिक टेबल में क्या है? इसमें सारे 118 तत्व हैं। तो मेरी किताब पुरानी है, इसमें बीच में ये तत्व छूटे हुए, लेकिन अब जो नई बुक आई है उनमें पूरे तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे लास्ट में भी ना ये सब लिखे हुए हैं। ये जो जैसे इसमें बीच में ब्लैंक है, ये क्योंकि ये तो जब काफ़ी पुरानी बुक है, अब आप नई बुक लेंगे तो ये सारे तत्वों की खोज हो चुकी है। अब 118 तक इन सब के नाम आ गए हैं। तो जो 10th की आपकी बुक है केमिस्ट्री की, उसमें यूनिट 5 में आवर्त सारणी वाली जो यूनिट 5 है, उसमें ये पीरियोडिक टेबल में सारे तत्वों के प्रतीक और उनके नाम लिखे हैं। बल्कि जो 11th की बुक है उसमें नाम नहीं लिखे हुए तत्वों के, 10th की बुक में तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। इसलिए आप 10th की बुक से 118 के 118 सभी तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार अपनी कॉपी में लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, देखिए जैसे ये टेबल बनी हुई, मैंने 10th में भी लिखवाए थे आपको। जो बच्चे जिन्होंने मेरे सामने केमिस्ट्री पढ़ी 10th में स्कूल में, ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप। प्रतीक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। प्रतीक को इंग्लिश में कहते हैं सिंबल। तो प्रतीक का मतलब क्या है? किसी तत्व के नाम का वह सूक्ष्मतम रूप जो उसके एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, प्रतीक कहलाता है। किसी तत्व के नाम का वह सूक्ष्मतम रूप जो उसके एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, प्रतीक कहलाता है। मतलब अगर हम किसी तत्व का प्रतीक लिख रहे हैं, जैसे हम कार्बन का प्रतीक लिख रहे हैं सी, तो सी का मतलब है कार्बन का एक परमाणु। ठीक है, प्रतीक का पहला अक्षर बड़ा यानी कि कैपिटल होता है तथा दूसरा अक्षर सदैव छोटा होता है। मान लीजिए किसी तत्व के प्रतीक में अगर एक ही अक्षर है तो बड़ा ही लिखा जाएगा। अगर किसी तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर हैं तो उसमें पहला अक्षर बड़ा लिखा जाएगा कैपिटल और दूसरा अक्षर छोटा लिखा जाएगा। जैसे ये हीलियम का प्रतीक है He, इसमें H कैपिटल है और E स्मॉल है। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल बना लेंगे। ये क्रम संख्या, तत्व, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। क्रम संख्या, तत्व, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। इस तरह से आप इनको लिख लेंगे। अब सबसे नंबर 1 पे आता है हाइड्रोजन H, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1। दूसरे पे हीलियम, प्रतीक He, परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। लिथियम, इसका प्रतीक है Li, परमाणु क्रमांक 3, परमाणु भार 6.9। इसके आगे आता है बेरिलियम, प्रतीक Be, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9। फिर आता है बोरोन B, परमाणु क्रमांक 5, परमाणु भार 10.8। बोरोन B 5, 10.8। कार्बन C 6, 12। नाइट्रोजन N 7, 14। ऑक्सीजन O 8, 16। फ्लोरीन F 9, 19। नियोन Ne 10, 20। तो ये 10 तक हो गए यहाँ पर। ये यहाँ 10 तक हो गए। इसके बाद नंबर 11 पे है सोडियम। सोडियम का अमेरिकी लैटिन भाषा का नाम है नेट्रियम।
NaTrium, नेट्रियम। और सोडियम का प्रतीक होता है Na। इसका नाम क्योंकि नेट्रियम होता है इसलिए इसका प्रतीक Na है। बहुत सारे बच्चे सोडियम का प्रतीक SO लिख देते हैं, जबकि सोडियम का प्रतीक है Na, क्योंकि इसका दूसरा नाम है नेट्रियम, NaTrium। परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। फिर आता है मैग्नीशियम Mg 12-24, एल्यूमिनियम Al 13-27, सिलिकॉन Si 14-28, फास्फोरस P 15-31। सल्फर का साधारण नाम होता है गंधक, सल्फर को गंधक कहते हैं। S 16-32, क्लोरीन Cl 17-35.5, आर्गन Ar 18-40। पोटेशियम, पोटेशियम का दूसरा नाम होता है केलियम, इसलिए पोटेशियम का प्रतीक K है। बहुत सारे बच्चे पोटेशियम का प्रतीक P लिख देते हैं, जबकि पोटेशियम का प्रतीक क्या है K, क्योंकि इसका दूसरा नाम है केलियम, KALIUM। परमाणु क्रमांक 19, परमाणु भार 39। 20वें नंबर पे आता है कैल्शियम Ca 20-40, स्कैंडियम Sc 21-45, टाइटेनियम Ti 22-48, वैनेडियम V 23 50.9 या 51, क्रोमियम Cr 24-52, मैग्नीज Mn 25-55, आयरन, आयरन का दूसरा नाम होता है फेरम, आयरन का दूसरा नाम है फेरम, और हिंदी में कहते हैं इसे लोहा। आप जानते होंगे हिंदी में क्या कहते हैं आयरन को, लोहा। तो इसका प्रतीक है Fe, इसलिए आयरन का प्रतीक Fe है, क्योंकि इसका दूसरा नाम है फेरम, अमेरिकी लैटिन भाषा का नाम है इसका फेरम। परमाणु क्रमांक 26, परमाणु भार 56। फिर इसके बाद कोबाल्ट CO 27-60 58.9 है, निकिल Ni 28 58.7 59, कॉपर, कॉपर का दूसरा नाम होता है क्यूप्रम, CuPrum, क्यूप्रम, इसलिए इसका प्रतीक है Cu, वरना क्या होता है Cu। तो कॉपर का दूसरा नाम क्यूप्रम है, इसलिए इसका प्रतीक है Cu। परमाणु क्रमांक 29, परमाणु भार 63.5, जिंक, जिंक का साधारण भाषा का नाम है जस्ता, इसे यसद भी कहते हैं, यसद। यसद भी कहते हैं, जिंक पाउडर, यसद रज। जैडन, परमाणु क्रमांक 30, परमाणु भार 65। इसके बाद आता है गैलियम Ga 31 69.7 70, जर्मेनियम Ge 32-73, आर्सेनिक As 33-75, सेलेनियम Fe 34-79, ब्रोमीन Br 35-80, क्रिप्टन Kr 36-84, रूबिडियम Rb 37-85.5, स्ट्रोंशियम Sr 38-88, इट्रियम Y 39-89, जिरकोनियम ZR 40-91। तो यहाँ पर तो मैंने ये 40 तक लगातार लिख रखे हैं एलिमेंट, उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। आपको पूरे 118 तक लिखने हैं। ये आपकी जो ये 10th की बुक है, ये जो 10th की बुक है इसमें पूरे 118 तक दे रखे हैं। इसी तरह से सारे लिख लेंगे आप 118 तक, नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर इसी तरह ये टेबल पूरी बना लेंगे आप। जैसे मैंने ये 40 तक पढ़ा दिया, इसके बाद 41 पे ये नियोबियम, परमाणु क्रमांक 41, और ये परमाणु भार है 92.9। परमाणु क्रमांक तो ऊपर लिखा हुआ, परमाणु भार नीचे लिखा हुआ। मोलिब्डेनम 42 95.9, टेक्नीशियम 43 99, रुदैनियम 44 101.1, और आगे है ये रोहोडियम 45 102.3, पैलेडियम 46 106.4, सिल्वर 47 107.9, कैडमियम 48 112.4, इंडियम 49 114.8, टिन एसएन 50 118.7, एंटीमनी SB 51 121.8, और टेलुरियम TE 52 127.6, आयोडीन 53 126.9, जिनोन XC 54 131.3। इसके बाद देखिए
CS 55 132.9, बेरियम BA 56 137.3, लेंथेनम 57, लेंथेनम LA 57 138.9 है इसका परमाणु भार। अब आपने 10th में यदि पढ़ा हो, लेंथेनम से आगे के जो 14 तत्व हैं लेंथेनाइड कहते हैं। ये नीचे लिखे हुए देखो यहाँ 57 के बाद में सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के तत्व ये लिखे हुए नीचे टेबल में, यहाँ से लिख लेंगे इनको। 59 पे प्रेजोडियम है। इसी तरह से बहुत बारीक है परमाणु भार। 140.9। 60 पे नियोडाइमियम है, ND 144.2। और 61 पे प्रोमीथियम, PM 145, समेरियम SM 62। इस तरह से सारा लिख लेंगे 71 तक, ठीक है। तो फिर उसके आगे 72 हाफनियम हो गया। फिर ये पूरी टेबल बनी हुई है इस तरह से। आप इनके सब तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिख लेंगे। ऐसे ही इधर फिर यहाँ आ जाएंगे। 87 फ्रांसियम 223 इसका परमाणु भार। रेडियम RA 88 226। फिर एक्टीनियम AC 89 227। फिर एक्टीनियम से आगे 14 तत्व थोरियम 90 से लेके लारेंसियम 103 तक यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। ये इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। उससे आगे फिर यहाँ 104 से रदरफोर्डियम। फिर ये इस तरह से चल रहे हैं। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। आप सभी तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, जैसे ये कॉपी में टेबल बनी है इस तरह से इसको आप लिख लेंगे। तो अभी आप आज इतना काम करिए। ये इंट्रोडक्शन कॉपी में अपनी लिखिए इसको। ये आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं, आपको पता तो हो कि केमिस्ट्री है क्या। और सबसे मेन आप एलिमेंट, ये जो एलिमेंट मैंने ये जो टेबल बनाई है इस तरह से आप इसको बना करके इसमें पूरे 118 तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक लिखेंगे। ये काम आप आज कर लीजिए। फिर कल मैं आपको रासायनिक सूत्र पढ़ाऊंगी इसमें। इसको आप सबको, सारे काम को अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे इनको। इस काम को आप कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।